हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आर्थ यादव में। सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबके सामने फिजिक्स की एक धमाकेदार क्लास लेकर आया हूं। ध्यान से समझते रहना। जो टॉपिक हम चला रहे थे उस टॉपिक का नाम आपको पता होगा कि हमने स्टार्ट किया था गति के बारे में आज चर्चा करेंगे। गति के बारे में चर्चा हम पहले भी कर चुके थे और टॉपिक चलाते चलाते हम दूरी और विस्थापन को क्लियर कर चुके थे, चाल और वेग को क्लियर कर चुके थे, उसके बाद त्वरण को भी हमने क्लियर कर दिया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्लियर कर चुके थे। हमने किस किस को कंप्लीट कर लिया था, आज उसका रिव्यू देख लेते हैं। दूरी विस्थापन चाल को भी क्लियर करा दिया था। चाल के बाद साथियों देखिएगा वेग को भी क्लियर करा चुके थे। तो दूरी, विस्थापन, चाल और वेग, इन चीज़ों को हम क्लियर करा चुके थे अपने टॉपिक में। तो देखिए साथियों, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, इन चीज़ों को क्लियर करा चुके थे। साथ ही साथ चाल से जुड़कर बनने वाला जो टॉपिक होता है त्वरण। अक्सर बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आती है, वो एक्सीलरेशन को नहीं समझ पाते, त्वरण को नहीं समझ पाते। तो त्वरण में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या त्वरण आखिर में होती क्या चीज़ें, इसको समझना उनके लिए बहुत कठिन काम होता है। तो आपने क्लियर किया था। तो दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण, इन चीज़ों को हम अपने टॉपिक में क्लियर करा चुके थे। तो साथियों, इन टॉपिक के बाद आज हम बात करेंगे जो इससे आगे के टॉपिक हैं उसकी बात करने जा रहे हैं। वो जो है इसी अध्याय के बीच में जो टॉपिक आया हुआ है जिसका नाम है गति के समीकरण। आज गति के समीकरणों की चर्चा होगी। गति के 3 समीकरण होते हैं, तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण हैं। एक एक को ध्यान से समझाएंगे, बारीकी से समझते हुए चलना है, क्योंकि गति के इन्हीं समीकरणों से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जो न्यूमेरिकल्स अगर हल करना चाहते हो तो गति के यही समीकरण आपके यूज़ करने के लिए आते हैं। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग क्या काम करना है, अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो आप लोगों को प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना है। इससे होगा कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो साथियों देखिएगा, चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की ओर। गति के समीकरण की बात करते हैं। आखिर ये गति के समीकरण हैं क्या, ये किन किन के बीच का संतुलन दिखाते हैं। तो हम आपको बता दें, किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग, किस किन की बात करते हैं साथियों, प्रारंभिक वेग, जैसे कि यू होता है। प्रारंभिक वेग को फिजिक्स में किससे डिनोट करते हैं, ध्यान से समझते चलना है। एक एक चीज बताते हैं। किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। दूसरी बात अगर हम कर लेते हैं तो अंतिम वेग की बात आ जाती है। किसकी वेग बात आ जाती है साथियों, अंतिम वेग की बात आ जाती है, जैसे हम उभी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, उभी से। तो आपने समझा कि प्रारंभिक वेग को यू से दिखाते हैं, अंतिम वेग को उभी से दिखाते हैं। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि यहाँ त्वरण की, किसकी बात कर लेते हैं साथियों, त्वरण की। त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। बात कुछ क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है। प्रारंभिक वेग को यू से प्रदर्शित किया जाता है, अंतिम वेग को उभी से प्रदर्शित किया जाता है, और त्वरण को साथियों किससे प्रदर्शित किया जाता है, ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपने देखा होगा। साथ ही साथ आगे की बात कर लेते हैं कि समय, टाइम, टी से प्रदर्शित किया जाता है, तो समय टी। और साथ ही साथ किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी, और फिजिक्स की भाषा में इसको एस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। और खासकर इनके एस का जो यूज हुआ है वो गति के समीकरण में हुआ है। तो चलिए साथियों, आपको गति के समीकरण पढ़ाने से पहले इन चीज़ों के बारे में हमने जानकारियाँ क्यों दी हैं, इन चीज़ों के बारे में जानकारियाँ क्यों दी हैं, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि गति के समीकरण जो है इन चीज़ों पर ही डिपेंड करते हैं। इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनने वाले ये समीकरण होते हैं। इनमें से एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप होती है, उन रिलेशनशिप को बताने वाले ये समीकरण होते हैं। तो साथियों, इन चीज़ों के बारे में इसलिए हमने जानकारी दी है, तो ध्यान से समझेंगे। तो प्रारंभिक वेग को याद रखेंगे, हमेशा यू से दिखाया जाएगा। अंतिम वेग को किससे दिखाया जाएगा, उभी से दिखाया जाएगा। त्वरण को ए से दिखाया जाएगा, समय को टी से दिखाया जाएगा, और किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी को एस से दिखाया जाएगा। तो चलिए साथियों, यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हो। चलिए साथियों, आगे की ओर बात करते हैं। तो गति के समीकरण क्या है। अभी हमने जो यहाँ पर कुछ राशियों के नाम लिखे हुए थे, और इनके संकेत भी लिखे थे। इन्हें किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये जो राशियों के नाम हमने लिखे हुए थे तो वह इसलिए लिखे हुए थे क्योंकि गति के समीकरण में इनका यूज होने वाला है। तो गति के समीकरण क्या होते हैं, क्या बताते हैं, कैसे इनका यूज होगा। तो हम आपको बताते हैं कि गति के समीकरण आखिर हैं क्या। तो हम कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग,
और समय, जितने समय से वेग में परिवर्तन हो अर्थात त्वरण, वेग परिवर्तन की जो दर होती है त्वरण, और उस गतिमान वस्तु के द्वारा चली गई दूरी के बीच में संबंध बताने वाले समीकरणों को गति के समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गति के समीकरण कहा जाता है। तो बात क्लियर हुई यहाँ पर। तो गति के समीकरण की बात कर लेते हैं। ये मुख्यतः 3 होते हैं। कितने होते हैं? ये मुख्यतः साथियों 3 होते हैं। ये मुख्यतः 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ज़्यादा कुछ चर्चा न करते हुए 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? तो पहला जो समीकरण होता है वो v बराबर होता है u प्लस ए टी। ध्यान रखेंगे इस बात को, v बराबर होता है e u प्लस ए टी। और जो दूसरा होता है वो होता है s बराबर u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और जो तीसरा होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तीसरा जो गति का समीकरण होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जैसा कि आपने देखा होगा हमारी पिछली वीडियो पर, जो हमने कुछ संडे को जो हम लेकर आए थे वीडियो, जिसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे, उन न्यूमेरिकल्स में इनका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था। तो आज ऐसे क्लियर कर लेते हैं, यहीं पर क्लियर कर लेते हैं आखिर ये क्यों है और किस प्रकार से निकल के आए हुए। तो हमने बात की थी कि ये मुख्यतः 3 होते हैं। कितने होते हैं? गति के 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन से 3 समीकरण हैं? पहला समीकरण है, देखिए साथियों, कि v बराबर u प्लस ए टी। जहाँ v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। तो ये समझने वाली बात नहीं रही। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को हम पहले ही नोट करा चुके हैं। तो v क्या होता था? अंतिम वेग होता था साथियों। u क्या होता था? प्रारंभिक वेग होता था। और a क्या हो जाता है? त्वरण हो जाता है। और t क्या होता है? समय हो जाता है। तो गति का जो पहला समीकरण है वो अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और त्वरण के बीच का रिलेशन दिखाता है। इन चीज़ों के बीच का जो संबंध बताता है, ये गति का प्रथम समीकरण हो गया। अब दूसरे समीकरण के इसी प्रकार बात कर लेते हैं। दूसरा समीकरण है s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या 1/2 ए टी स्क्वायर भी कह सकते हो। तो देखिए साथियों, s क्या होती है? आपने बताया कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है। और u क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। t क्या होता है? टाइम होता है। और a क्या होता है? यहाँ पर त्वरण होता है। तो इन चीज़ों के बीच का रिलेशन गति के द्वितीय समीकरण में दर्शाया जाता है। आगे की बात करते हैं साथियों, आगे की बात कर लेते हैं। गति के तीसरे समीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गति के तीसरे समीकरण की बात करते हैं। गति के तीसरे समीकरण में ध्यान से समझना है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, ये किन किन के बीच का रिलेशन है? ये जो रिलेशन है वो किसी भी गतिमान वस्तु के अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u और a त्वरण और चली गई दूरी s के बीच में समीकरण है। ये समीकरण क्यों यूज किए जाते हैं और कैसे ये प्रूव होने, आज हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखिएगा, जब आपको ये सवाल कोई न्यूमेरिकल आता हो, उसमें त्वरण दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए और प्रारंभिक वेग दे दिया जाए, और ये कह दिया जाए उसको लास्ट में जाकर वेग कितना होगा, अर्थात उसका अंतिम वेग कितना होगा, तो v की वैल्यू निकाल ली। अर्थात 1 2 3 4 चीज़ें, यहाँ पर 4 राशियाँ यूज हैं। इन 4 में से कोई भी 3 आपको दे दी जाती हैं तो चौथी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका यूज यहाँ होने वाला है। इसका यूज कहाँ होने वाला है साथियों? तो ध्यान से समझना, 1 2 3 4, यहाँ पर देखना साथियों, 1 2 3 4 चीज़ें इसमें भी दी गई हैं, 4 राशियाँ आपको इसमें भी दी गई हैं। तो इनमें से कोई 3 राशियाँ आपको दे दी जाती हैं और चौथी राशि निकालने को कहा जाता है। इस समीकरण से आसानी से निकल जाती है। अब तीसरे समीकरण की बात करते हैं साथियों। तीसरा समीकरण देखिएगा कि इसमें भी 1 2 3 4 राशियाँ इसमें भी दी गई हैं। इनमें से कोई 3 राशि आपको दे दी जाए और 1 राशि निकालने को कहा जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। तो चलिए साथियों, यहाँ तक की बातें क्लियर हुई होंगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। तो यहाँ तक की समस्या आपकी सॉल्व हो गई होगी। अब एक एक समीकरण को सिद्ध करते हुए चलते हैं। कैसे प्रूव किए जाएंगे, कैसे प्रूव किए जाएंगे? तो पहले समीकरण को देखिए, प्रूव करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। ध्यान से समझना, आपने त्वरण का सूत्र पढ़ा हुआ होगा कि त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय, अर्थात इसी चीज को कह दिया गया है कि वेग परिवर्तन की दर, ये वेग परिवर्तन बटे समय क्या हो गया? वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इससे आगे वाले टॉपिक में हमने बताया हुआ था। तो देखिए साथियों, इससे आगे वाले टॉपिक में हमने बताया हुआ था। तो यहाँ से बनता है, अगर इसे संकेतों में लिखने के लिए जाएं तो त्वरण को हम ऐसे दिखाते हैं। वेग परिवर्तन को ध्यान से समझना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग का परिवर्तन इसी प्रकार निकल के आया था, माइनस के अपॉन समय अंतराल t।
क्या कर दें साथियों, कुछ नहीं, अपॉन में 1 मानकर 3 मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ए का मल्टीप्लिकेशन टी में क्या हो जाएगा, ए टी बराबर, और 1 का मल्टीप्लिकेशन इस चीज में करोगे तो ये वही रहने वाली है। ये देखो u किसका है, माइनस का, u इधर भेज दीजिएगा तो u इधर प्लस का हो गया, u प्लस ए टी बराबर क्या, उवी। और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि उवी बराबर u प्लस ए टी। तो ये गति का प्रथम समीकरण हो गया। किसका समीकरण हो गया, गति का प्रथम समीकरण हो गया साथियों, ये गति का प्रथम समीकरण हो गया। तो इस प्रकार से गति का प्रथम समीकरण यहाँ से क्लियर होता है आपका। तो जो ये लिखा हुआ है v बराबर u प्लस ए टी, और यही आपका यहाँ से निकल के आने वाला है। तो गति का प्रथम समीकरण क्लियर हुआ होगा साथियों। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथ ही साथ आज हम बात करते हैं गति के द्वितीय समीकरण पर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, गति के द्वितीय समीकरण। समय ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगा, एक एक चीज को समझाते हुए चलेंगे, एक एक चीज को समझाते हुए चलिए। ये जो संकेत हैं ये किन किन को दर्शाते हैं, ये बात हम पहले ही वीडियो शुरू करने से पहले ही बता चुके थे। चलिए साथियों, अब दूसरे समीकरण को देख लेना किस प्रकार से प्रूव किया जाएगा। दूसरे समीकरण को प्रूव करना सबसे ज्यादा टफेस्ट आपको यही लगेगा, दूसरा समीकरण, लेकिन टफेस्ट नहीं है, समझने वाली बात है। तो देखिए किस प्रकार से करोगे साथियों आप। गति का द्वितीय समीकरण सिद्ध करने के लिए जाते हैं। कौन सा समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। या फिर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसकी बात करने के लिए जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का द्वितीय समीकरण। आज ये ध्यान से समझ कर जाना है आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। देखो कैसे करते हैं। माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। हमने मान लिया किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो u है, तथा t समय के पश्चात s दूरी चलने के बाद s दूरी चलने के बाद उसका वेग उवी हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, उसका वेग उवी हो जाता है। बात कुछ क्लियर हुई या नहीं हुई, बात समझ में आ रही होगी। माना किसी गतिशील वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो u है, और t समय के पश्चात s दूरी चलने के बाद उसका जो वेग होता है वो उवी हो जाता है। क्या हो जाता है, वेग उवी हो जाता है। अब यहाँ से देखना साथियों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर आपने को पता होगा कि चाल गुणे समय। तो चली गई दूरी s क्या हो जाएगी, तो s बराबर हो जाएगी चाल मल्टीपल समय। अब यहाँ पर चाल क्या लेनी है, चाल कह लीजिएगा, अर्थात वेग कह लीजिएगा। क्या कह लीजिएगा, वेग कह लीजिएगा, क्योंकि वेग दिए गए हैं प्रारंभिक वेग। हमने बताया था कि चाल और वेग में अंतर होता है, चाल और वेग में अंतर होता है, लेकिन तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, और तय की गई दूरी क्या कहलाती है। तो ये जो दूरी है पश्चात s दूरी तय की, उसने कितनी दूरी तय की, s दूरी तय की। तो ध्यान से समझना, s दूरी भी एक प्रकार का विस्थापन ही होता है। क्या होता है, ये विस्थापन ही होता है। ये एक सीधी दूरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सीधी दूरी की बात कर रहा है। तो चाल का मतलब वेग, और वेग भी कौन सा लोगे, यहाँ पर दो वेग दे दिए गए, एक प्रारंभिक वेग और एक अंत में इतना वेग होता है। तो आपको जो वेग लेना है वो एवरेज वेलोसिटी लेना है, अर्थात औसत वेग लेना है। कौन सा वेग लेना है साथियों, औसत वेग लेना है, औसत वेग लेना है। कौन सा वेग लेना है, औसत वेग लेना है। तो औसत वेग हो क्या जाएगा, यहाँ पर औसत वेग हो जाएगा साथियों प्रारंभिक वेग u प्लस अंतिम वेग uv बटे 2। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, ये इसका औसत वेग होता है। क्या होता है साथियों, औसत वेग होता है।
तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो साथियों तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है, इसके बाद देखिएगा आगे क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो चाल है अर्थात जो वेग है उसकी जगह कौन सा वेग लिया जाएगा, औसत वेग। तो आपका दूरी का सूत्र फिर ये बन जाता है साथियों कि दूरी बराबर औसत वेग मल्टीपल समय, औसत वेग मल्टीपल समय। चली गई दूरी किससे दिखाई गई है, एस से दिखाई गई है। तो एस बराबर और औसत वेग कितना है, औसत वेग है u प्लस उवी बटे 2, u प्लस उवी बटे 2। और मल्टीपल में टाइम कितना लगता है, t समय का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है साथियों, t समय का टाइम लगता है। चलिए साथियों t समय का अगर टाइम लगता है तो इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा। तो s बराबर t का मल्टीपल कर दोगे तो ut प्लस उवी टी, बात समझ में आ रही, ut प्लस उवी टी बटे 2। अलग अलग बटा खोल दीजिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं ut बटे 2 प्लस उवी टी बटे 2। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए लेना साथियों उवी का मान क्या होता है। तो देखिए साथियों गति के प्रथम समीकरण से जो अभी हम सिद्ध करवा के गए, गति के प्रथम समीकरण से ध्यान से समझना, गति के प्रथम समीकरण से उवी बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी। उवी बराबर क्या हो जाएगा साथियों, u प्लस ए टी। बात यहाँ तक की समझ में आई होगी, यहाँ तक की बातें क्लियर हुई होंगी। यहाँ तक की बात क्लियर अगर हो गई हो तो चलिए साथियों आगे की बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं, एस बराबर उवी की जगह ये इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं, उवी बराबर u प्लस ए टी। हम आपको पहले बता चुके हैं कि गति का द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। बात ये समझना है आपको, 1/2 ए टी स्क्वायर। इसमें देख लीजिएगा कहीं उवी की वैल्यू आई है, उवी की वैल्यू इसमें कहीं भी नहीं आई है। अगर यहाँ पर उवी की वैल्यू कोई नहीं आई है तो क्या काम करेंगे, उवी की जगह पर ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो s बराबर क्या हो जाएगा, ut बटे 2 प्लस उवी की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो उवी की जगह ये आ जाएगा u प्लस 8t और मल्टीपल में क्या है t बटे में क्या हो जाएगा 2। s बराबर देखिएगा साथियों, s बराबर ut प्लस t का मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा ut प्लस 8t स्क्वायर बटे 2। क्या काम करना है साथियों, आगे देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, आगे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए साथियों ये एक फ्रैक्शन बन जाती है, क्या बन जाती है, फ्रैक्शन बन जाती है। ऐसी फ्रैक्शन बन जाती है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है। कैसा है, इक्वल डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन बन जाती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को लिख लेंगे और ऊपर वाली चीज़ों को लिख लेंगे ut प्लस, और ये क्या चीज़ है ut प्लस 8t स्क्वायर, ut प्लस 8t स्क्वायर। तो ये हो गया s बराबर ut और ut 2ut प्लस 8t स्क्वायर अपॉन 2। क्या काम करना है साथियों, अलग अलग डिनोमिनेटर खोल दीजिएगा तो 2ut बटे 2 प्लस 8t स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कट गया तो s की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ut प्लस और ये 8t स्क्वायर बटे 2 को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 8t स्क्वायर। और यही आपका न्यूमेरिकल है, यही आपका गति का द्वितीय समीकरण है। क्या है, ये देखो लिखा हुआ है, यही गति का द्वितीय समीकरण है। तो गति का द्वितीय समीकरण कुछ इस प्रकार से सिद्ध हुआ है, पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। ये जो रिलेशन है बिल्कुल सत्य रिलेशन है, सत्य रिलेशन है, बिल्कुल भी कहीं भी मिस्टेक नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट्स भी बनाते चले, साथ ही साथ पढ़ते रहें। बात समझ में आ रही है साथियों, आगे चलते हैं। गति के तृतीय समीकरण की जो लास्ट समीकरण बचा हुआ है, गति के तृतीय समीकरण की बात कर लेते हैं, गति के तृतीय समीकरण की बात कर लेते हैं। अरे तो इतनी भाई थी वो पूछ रहे थे कैसे लग गई बता रहे तो। गति के तृतीय समीकरण की बात कर लेते हैं। गति के तृतीय समीकरण क्या होता है, तो देखिए साथियों गति का तृतीय समीकरण आप कैसे निकालोगे। आपको गति का प्रथम समीकरण तो पता होगा, अभी हम सिद्ध करा के गए हैं। गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, और ये जो समीकरण होता है
v बराबर u प्लस ए टी, यही तो होता है साथियों, v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का प्रथम समीकरण होता है। एक काम कर दीजिएगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अर्थात इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, अर्थात इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, इस पक्ष का भी, इस पक्ष का भी। इस पक्ष का जब वर्ग कर दोगे तो v स्क्वायर बराबर, और इस पक्ष का वर्ग करोगे तो पूरे का वर्ग करोगे तो u प्लस ए टी स्क्वायर। अब इन वर्गों को खोल दीजिएगा तो v स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया साथियों, मैथमेटिक्स की बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन चीज़ों में ये खोल दीजिएगा, a की वैल्यू देख लीजिएगा वो भी है, प्लस b की वैल्यू क्या है, 80 है। बात समझ में आ रही है? तो ये जब खोलोगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2u80 सूत्र खोल दिया आपने, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ये देखिए साथियों, यहाँ से कुछ कॉमन लेना है आपको। क्या चीज़ कॉमन लेना है, तो यहाँ पर से आपको जो चीज़ कॉमन लेनी है 2a कॉमन ले लीजिएगा। क्या कॉमन ले लीजिएगा, 2a कॉमन ले लीजिएगा। अब आप कहोगे कि 2a सर जी यहाँ तो है लेकिन यहाँ पर है नहीं, यहाँ केवल a ही है, यहाँ केवल a ही है, यहाँ 2a है नहीं। तो देखिए साथियों, आपको हम कॉमन लेके दिखाते हैं किस प्रकार से कॉमन लोगे इसमें। तो देखो यही चीज लिखी थी, हम यहाँ से यहाँ तक की चीज लिख रहे हैं, a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u80। ध्यान से समझना मेरी बात को, हमने 2a कॉमन ले लिया, यहाँ की a कॉमन आ गई, एक a तो बची है। अब 2 यहाँ थे नहीं, तो आप क्या कर दो, 2 का इसमें मल्टीपल कर दो और 2 से ही डिवाइड दे दो। 2 का मल्टीपल कर दिया, 2 का डिवाइड दे दिया। तो जो मल्टीपल आपने किया है, क्योंकि 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड किया, 2 1 या 2 तो 1 का मल्टीपल किया, और 1 का मल्टीपल किसी भी संख्या में कर दीजिएगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ध्यान से समझें, तो 2 का अगर हमने मल्टीपल किया था, 2 का डिवाइड भी दे दिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू वही की वही रहेगी इसकी, जब न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी। लेकिन हमको इक्वेशन बनाने में थोड़ी सहूलियत आ गई। क्या सहूलियत आ गई, तो हमने 2 कॉमन ले लिए यहाँ से। अब यहाँ क्या बच गए, ऊपर 1 बचा, और बटे वाले जो 2 है वो तो बची गई, एक कॉमन आ गई, तो a टी स्क्वायर यही चीज़ तो बची है। प्लस देख लीजिएगा, यहाँ 2a कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ut बचा। तो अंदर ब्रैकेट के जो चीज़ बचने वाली है वो ये चीज़ है, 1/2 a टी स्क्वायर प्लस ut, इतनी चीज़ बचने वाली है। बात समझ में आई या नहीं आई? बात तो समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। तो चलिए साथियों, यहाँ से जब 2a कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर क्या जो चीज़ बचने वाली है वो है 1/2 a टी स्क्वायर प्लस ut, यही चीज़ अंदर बचने वाली होगी। ये चीज़ अंदर बची होगी। जब ये चीज़ अंदर बची होगी तो गति के द्वितीय समीकरण से आपने पढ़ा होगा, गति के द्वितीय समीकरण से आपने पढ़ा होगा, गति के द्वितीय समीकरण किसकी बात करते हैं हम, गति के द्वितीय समीकरण से आपने पढ़ा होगा। गति का द्वितीय समीकरण होता है कि s बराबर ut प्लस 1/2 a टी स्क्वायर। अगर गौर से देखा जाए, गौर से आप देखोगे तो ये जो चीज़ है, ध्यान से समझिए, ये वही चीज़ है, ut प्लस 1/2 a टी स्क्वायर। केवल और केवल इनके स्थान चेंज है, चीज़ तो ये वही है। देखिए, इससे इसकी कंपैरिजन कीजिए, वही चीज़ तो है, तो इसकी वैल्यू s होती है तो इसकी भी वैल्यू s हो जाएगी। तो ये समीकरण बन गया। देखिए साथियों कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, और इस पूरी चीज़ को क्या कर देंगे, s कर देंगे। तो ये गति का तीसरा समीकरण हो गया। क्या निकल के आया साथियों, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। उम्मीद करते हैं कि बात क्लियर होती है। ये गति का तृतीय समीकरण है। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से हमने आज आपको गति के तीनों समीकरणों को हल कराया, सिद्ध भी करा दिया है। तो अब इन समीकरणों को भूलना नहीं, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स आप इस टॉपिक से जुड़े हुए करने वाले हो, उनमें इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उनमें जो इनका इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यूज हुए हैं ये गति के तीनों समीकरण। तो एक एक बात को भूलना नहीं है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो। इसी चैनल पर आपको फिजिक्स से लेकर हर सब्जेक्ट की बहुत ही बेहतरीन तैयारी मिलेगी, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है।
तो चलिए साथियों, इसी के साथ आज के टॉपिक में बस इतना ही। इस अध्याय से जुड़ने वाले जो न्यूमेरिकल बनेंगे और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस के अगली वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उस प्रोवाइड में इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करेंगे, उसके बाद किसी दूसरे टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही साथ पढ़ाई में मन लगाते रहें, दिन रात मेहनत करना शुरू कर दें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद्यार्थी यादव को देखते रहें, खुश रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।